नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हमारी चर्चा कर रही थी भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर। हम इंडिया पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से एक नए सिरे से पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें अब तक की चर्चा में हमने देखा कि किस प्रकार से भारतीय संविधान बनने से पहले भारत में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित किया जाता था, किस प्रकार भारत में रूल और रेगुलेशन चालू किए जाते थे, किस प्रकार से एक ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में नियम कानून चलाए जाते थे और शासन को चालू किया जाता था, वो हमने देखा था। उसके बाद हमने कैबिनेट मिशन के बारे में देखा। अपनी यात्रा में हमने देखा किस प्रकार से भारतीय संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित की गई। उस संविधान सभा में कहाँ कहाँ से कौन कौन से सदस्य आए, उनके बारे में हमने देखा। हमने देखा कितने महिला सदस्य थे, कितने राजस्थान से सदस्य आए, वो भी हमने देखा। और संविधान सभा में किस प्रकार से बैठकें हुई, उनमें क्या क्या वार्ताएं हुई, हमने सबके बारे में चर्चा कर ली थी। उसके बाद हमने देखा भारतीय संविधान के लिए जो स्रोत है, कौन जिन जिन देशों के संविधानों से भारतीय संविधान में प्रावधान लिए गए, वो भी हमने देखा। फिर हमने देखा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, और प्रस्तावना से जुड़े हुए हर एक क्वेश्चन के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन और किस प्रकार से आ सकते हैं। प्रस्तावना के सभी शब्दों पर हमने डिटेल से चर्चा कर ली थी। आज से हम शुरू करने वाले हैं भारतीय संविधान को। तो भारतीय संविधान का भाग पहला आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को भारतीय संविधान के साथ। तो आज का हमारा सेशन रहेगा भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आज हम देखने वाले हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसको कब बनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 के दिन इसको लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। बनकर तैयार कब हुआ, तो आपको एक तारीख याद है, 26 नवंबर की। 26 नवंबर 1949 की वो तारीख आपको याद होगी। उस तारीख को क्या हुआ था, भारतीय संविधान बन करके लागू हो गया था। और कुल 16 अनुच्छेदों को, कितने अनुच्छेदों को, तो 16 अनुच्छेद को कब लागू किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को क्या कहते हैं, संविधान दिवस कहते हैं। संविधान दिवस कहा जाता है। 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान बन करके तैयार हो चुका था और आंशिक रूप से लागू भी कर दिया। 16 अनुच्छेद लागू कर दिए, जिसमें हमने देखा कौन कौन से संविधान थे, तो कौन कौन से प्रावधान थे, तो नागरिकता से लेकर के प्रावधान उसमें थे, चुनाव आयोग से लेकर के प्रावधान थे, राष्ट्रपति की शपथ का उसमें प्रावधान था, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो उसके बारे में उसमें, तो चुनाव आयोग के बारे में भी इसमें क्या था, तो प्रावधान था। और उसके बाद एक अनुच्छेद जिसके अंदर ये सारे अनुच्छेद वर्णित थे, वो भी अनुच्छेद इसके अंदर शामिल था, तो वो भी हमने देखा था। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान बन करके तैयार हो चुका था और आंशिक रूप से लागू भी हो गया था। पूर्ण रूप से लागू कब होता है, तो 26 जनवरी 1950 के दिन। 26 जनवरी 1950 के दिन ही क्या हुआ था, तो भारत गणतंत्र घोषित हुआ था। क्या बना था, भारत गणतंत्र बना था, गणतंत्र बना था। गणतंत्र का मतलब सर्वोच्च मुखिया जब निर्वाचित होता है उस देश को कहते हैं गणतंत्र। क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। तो इसीलिए 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है गणतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। ये 26 जनवरी की कहानी क्या थी, हमने इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा की ली। हमने बात की थी लाहौर अधिवेशन की, लाहौर अधिवेशन की हमने बात की थी। हुआ कब था, तो दिसंबर 1929 को हुआ था। दिसंबर 1929 के दिन क्या होता है, लाहौर अधिवेशन होता है। और इस लाहौर अधिवेशन में कहा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम अगले माह की, दिसंबर से अगला माह क्या आने वाला था, तो जनवरी माह आने वाला था। और साल कौन सा आने वाला था, तो साल भी बदल रहा था। कौन सा था, तो 1930 था। साल बदल रहा था, माहौल बदल रहा था। तो भारतीय जनता में
राष्ट्रीयता की भावना फैल रही थी, स्वतंत्रता की जो एक चिंगारी जो फैली हुई थी भारतीय जनता में वो फैल चुकी थी। अब भारतीय जनता क्या चाहती थी, अंग्रेजों को बाहर भेज दो, हमें क्या कर दो, स्वतंत्र कर दो। तो इसी जनवरी माह के अंतिम रविवार को, अंतिम रविवार, और वो रविवार कब आया था दोस्तों, तो 26 जनवरी के दिन आया था। कब आया था, तो 26 जनवरी को आया था। तो इसीलिए 26 जनवरी के दिन क्या बनाया गया, यानी अंतिम रविवार के दिन क्या बनाया गया, तो भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस। तो पूछा जाए भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को बनाया गया। कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को बनाया गया। इसके दिन क्या बनाया गया, भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस। पूछा जाए कि भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो 15 अगस्त 1947 को। पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत की पहली स्वतंत्रता वर्षगांठ कौन सी थी, भारत की पहली स्वतंत्रता वर्षगांठ यदि पूछा जाए वर्षगांठ के बारे में, तो प्रथम वर्षगांठ कब मनाएगी स्वतंत्रता की प्रथम वर्षगांठ, स्वतंत्रता की प्रथम वर्षगांठ। देखो शब्दों में बड़ा अंतर होता है। यदि पूछा जाए स्वतंत्रता दिवस तो कब होगा पहला, तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस तो कब था, 15 अगस्त 1947। बात आ जाए पहली वर्षगांठ की तो हो जाएगी, देखो 15 अगस्त 1948 को। कब मनाएगी पहली वर्षगांठ, तो 15 अगस्त 1948 के दिन मनाएगी। तो ये भी आप फैक्ट याद रख लेना, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से आपको RAS प्री के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी इसका आपको देखने को मिल सकता है। यूपीएससी हर बार इससे क्वेश्चन पूछती है, हर बार यहाँ से एक आधा क्वेश्चन तो पूछती है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो आप अच्छी तरह से इसको ध्यान रख लेना। कहाँ से भी कोई भी एक आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है। मेन एग्जाम में रिटर्न के लिए भी आपसे इसमें पूछा जा सकता है। और इंटरव्यू में तो यहाँ से अच्छे फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, इंटरव्यू के लिए यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका नॉलेज अच्छा हो तो इसलिए अच्छी तरह से देखते हुए चलना। तो इसके बाद आगे चलते हैं हम और देखते हैं क्या क्या बातें और संविधान के बारे में। संविधान कहते किसे, तो पहले संविधान की परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान का भाग 1। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। तो अब हम बात करेंगे 26 जनवरी 1950 के दिन क्या लागू हुआ भारत का संविधान। तो संविधान कहते किसे, संविधान कहते हैं नियमों का एक संग्रह। क्या है ये, नियमों का संग्रह। यह है नियमों का संग्रह है एक, क्या, तो संविधान को क्या कहते हैं, नियमों का संग्रह कहते हैं। यदि इसको अलग कर दिए जाए, शब्द के टुकड़े किए जाए, तो बनता है सम प्लस विधान। क्या बनता है, संविधान। यानी कि पूरे भारत में एक राज्य क्षेत्र के अंदर एक जैसा विधान बनेगा, एक जैसा विधान, एक जैसा कानून चलेगा, उसे क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। और संविधान क्या है, नियमों का संग्रह है। नियमों का क्या है, संग्रह है। कौन, संविधान। तो परिभाषा लिखने का पूछा जा सकता है, संविधान किसे कहते हैं, तो संविधान एक नियमों का संग्रह है जिनके तहत यानी एक देश के अंदर क्या चलाया जाता है, शासन चलाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं संविधान के बारे में। अब बात करते हैं जिस दिन संविधान लागू हुआ। जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 की बात है। उस दिन भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, कुल कितने अनुच्छेद थे, कुल कितने भाग थे। क्वेश्चन यहाँ से अच्छी तरह से पूछे जाते हैं। तो इस दिन जो 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय संविधान में भाग तो कितने थे जी, 22 भाग थे। कुल कितने भाग थे, 22 भाग थे। बात करें अनुसूचियों की, तो अनुसूचियां कितनी थी, तो अनुसूचियां थी दोस्तों 8। अनुसूचियां हमने अच्छी तरह से पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था 8 तो मूल संविधान में थी, और उसके बाद जो 4 अनुसूचियां बाद में और जोड़ी गई वो भी हमने देखी थी। फिर बात करते हैं अनुच्छेद कितने थे।
छेद कितने थे किसमें? तो मूल संविधान में। 26 जनवरी 1950 के दिन जो संविधान बना उसमें जो बातें उल्लेखित थी उसे कहते हैं मूल संविधान। क्या कहते हैं? मूल संविधान। उस दिन संविधान में जो बातें हैं वो एक मूल संविधान है। उसके बाद के जो आज हम संविधान देखते हैं उसके अंदर क्या है, बातें संशोधित की गई है, कुछ हटा दी गई, कुछ जोड़ दिए गए, कुछ में परिवर्तन कर दिया गया। तो उस दिन जो अनुच्छेद थे, तो कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। इस प्रकार से हमने देखा कि 26 जनवरी 1950 के दिन जो मूल संविधान लागू हुआ उसके अंदर 22 तो भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और अनुच्छेद कितने थे? तो 395 थे। अब फिर बात आती है कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान की बात कर लेते हैं। वर्तमान में इस भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं? तो भाग है 24 भाग। कितने भाग है जी? 24 भाग। वर्तमान में भारतीय संविधान में भाग कितने हैं जी? 25 भाग है। 25 कितने भाग है जी? 25 भाग है। बात करें अनुसूचियां कितनी है? अनुसूचियां कितनी है? तो अनुसूचियां है जी 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। बात करें अनुच्छेद की, अनुच्छेद की कितने हैं? तो 448 अनुच्छेद है। कुल अनुच्छेद कितने हैं? 448 अनुच्छेद है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल भाग कितने? 25 भाग है और अनुसूचियां कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं और अनुच्छेद कितने हैं? तो 448 अनुच्छेद। तो ये है हमारा भारतीय संविधान जो वर्तमान में हमें देखने को मिलता है। ये वर्तमान स्वरूप में है और ये मूल संविधान मूल रूप के अंदर है। तो मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान के अंदर 25 भाग है, 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद है। इनमें परिवर्तन किया जा चुका है और भी किया जा सकता है। तो हम देखेंगे संविधान संशोधन के बारे में। इसमें देखेंगे संविधान संशोधन में देखेंगे सारी बातें क्या क्या जोड़े गया, कब कब जोड़े गए। तो पूरा का पूरा संविधान संशोधन हम देखने वाले हैं। अनुच्छेद 368 के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 368 जिसके अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, उस अनुच्छेद 368 की क्या क्या बातें हैं वो सारी हम देखने वाले हैं। तो वो भी हम आगे एक सेशन में देखेंगे। तो ये है हमारा आज तो संविधान। ये हमारा संविधान जो वर्तमान में हमें जिस रूप में दिखाई देता है उसमें 25 भाग है, 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद है। तो ये तो बातें हुई संविधान के बारे में। अब से हम शुरू करने वाले हैं भाग 1। तो भारतीय संविधान का भाग 1 आज हम शुरू करने वाले हैं। तो अच्छी तरह से अब आप अपनी नोटबुक पास में रख लो, पेन हाथ में ले लो, साथ साथ में लिखते हुए चलना। तो हम शुरू करने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 1। भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का भाग 1। पहला भाग हम देखने वाले हैं। इस पहले भाग में अनुच्छेद कितने हैं? तो पहले भाग में अनुच्छेद है जी 4। टोटल कितने अनुच्छेद है? 4। यही से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान के पहले भाग में कुल कितने अनुच्छेद है? तो कितने अनुच्छेद होंगे? 4 अनुच्छेद है। बात करते हैं कि भाग 1 का नाम क्या है। भाग 1 का नाम क्या है? तो इसका नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ किसको कहा गया है? तो संघ इसके अंदर भारत को कहा गया है। भारत को इसमें क्या कहा गया है? संघ कहा गया है। राज्यों का एक संघ कहा गया है। किसको कहा गया है? तो भारत को। तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो इसके अंदर कुल कितने अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेद है जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अनुच्छेद 1 से। अनुच्छेद 1 आर्टिकल पहला। तो पहले आर्टिकल से हम प्रारंभ करने वाले हैं आज के इस सेशन को। तो इसमें हम देखेंगे जो पहले ही भाग में लिखा है भारत का राज्य क्षेत्र। क्या लिखा गया जी? भारत का राज्य क्षेत्र। भारत का राज्य क्षेत्र इसके अंदर वर्णित है। इसके अंदर भारत का राज्य क्षेत्र वर्णित है। क्या लिखा गया है? इसकी परिभाषा में इसमें बात आगे लिखी गई है। भारत अर्थात इंडिया जी, ये बातें शब्द लिखे गए हैं और शब्द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरी सलाह है कि आप अपने पास भारतीय संविधान का बेरेक्ट पास में रखो और साथ साथ में देखते हुए चलो, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और शब्द आपको बातें समझ में आ जाए। लिखा गया है भारत
अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। इंग्लिश में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। भारत ही लिखा गया है इंग्लिश के अंदर भी, रोमन भाषा में इसको क्या लिखा गया है? भारत लिखा गया है। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी, क्या लिखा गया? शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो क्या लिखा गया? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस प्रकार की परिभाषा इस पहले अनुच्छेद में लिखी गई है। क्या लिखा गया है? भारत का राज्य क्षेत्र, और उसके बाद लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस प्रकार की भाषा लिखी गई है। इसमें भारतीय संविधान के भाग पहले के पहले ही अनुच्छेद के अंदर ये बातें लिखी गई हैं। यदि आपके पास बेयर एक्ट है तो आप उसके अंदर देख सकते हैं, ये बातें उसमें लिखी गई हैं। उसके बाद अब देखते हैं इसका तात्पर्य क्या हुआ। हमें तो इसको डिटेल से पढ़ना है, हमें ये थोड़ी देखना है कि इसके अंदर लिखा क्या है। ये तो आप बेयर एक्ट में भी तो देख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर इसका तात्पर्य क्या बनता है। तो आपने लिख लिया होगा। अब देखते हैं इसके बारे में क्या मतलब है इन बातों का। इन बातों का मतलब है भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। क्या नहीं है? भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत के जो राज्य हैं उनके बीच में कोई समझौता हुआ है, कोई संधि हुई है, वो चाहे जब अलग हो सकते हैं, समझौते को तोड़ सकते हैं, ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है। इसमें और क्या लिखा गया है? भारत की कोई भी इकाई, भारत की कोई भी इकाई, इकाई का मतलब कोई भी भाग या कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। ये बातें लिखी गई है भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद के अंदर कि भारत का कोई भी भाग या कोई भी इकाई या कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। छोटा सा भी भाग भारत से अलग नहीं किया जा सकता। भारत एक अनश्वर संघ है। क्या है? भारत एक अनश्वर संघ है। अनश्वर जिसका नाश न हो, जिसका कभी भी क्या हो? नाश न हो, वो क्या होता है? अनश्वर होता है। और भारत एक क्या है? अनश्वर संघ है। इसके कोई भी भाग भारत से अलग नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि कोई एक भाग है जिसको भारत से अलग कर दिया काट करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और बाद में लिखा गया है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत क्या है? विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का अविनाशी, अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का मतलब क्या है? जो राज्य है उनके क्षेत्र को कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। जैसे उनकी जो सीमा क्षेत्र है तो एक दो राज्यों को मिलाकर के एक भी किया जा सकता है। एक किसी राज्य का नाम बदला जा सकता है, उस राज्य का नाम बदल के कोई और नाम रखा जा सकता है, उस राज्य को किसी दूसरे राज्य में मिलाया जा सकता है। लेकिन भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर उसको नहीं भेजा जा सकता। ऐसा नहीं किसी दूसरे राज्य के साथ उसको जोड़ दिया जाए। तो देखो ये सारे सारे राज्य कैसे हैं? तो विनाशी हैं। मतलब जैसे आज हम इस भारत को देखते हैं, ये जो भारत है इसके अंदर जो राज्य है उन राज्यों को, पंजाब को राजस्थान में मिलाया जा सकता है, हरियाणा को पंजाब में मिलाया सकता है। यदि हरियाणा को पंजाब में मिला देंगे तो हरियाणा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस पंजाब को कहाँ मिला दिया जाए? पाकिस्तान में मिला दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं ये जो राज्य है कैसे हैं? विनाशी हैं। और लेकिन इन राज्यों का जो संघ बन करके तैयार हुआ है भारत, वो क्या है? अविनाशी है।
कैसा है, अविनाशी, इसका विनाश नहीं हो सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि भारत के दो देश बना दिए जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है भारत के अंदर किसी दूसरे देश का भाग मिलाया जा सकता है, लेकिन भारत के किसी भाग को दूसरे देशों के साथ नहीं मिलाया जा सकता। तो ये बातें किसमें लिखी हुई है, तो अनुच्छेद पहले में लिखी हुई है, आर्टिकल 1 में लिखी गई है ये बातें। और उसके बाद क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। क्या है ये, विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। मतलब क्या हुआ, ये जो सारे राज्य हैं ये विभाजित हुए हुए हैं। कैसे, जैसे हरियाणा पंजाब से अलग है, हरियाणा पंजाब से अलग है, और हरियाणा को भी विभाजित किया जा सकता है, दो भाग किए जा सकते हैं, लेकिन भारत के दो भाग नहीं किए जा सकते, भारत के दो भाग नहीं किए जा सकते। इसीलिए कहते हैं कि भारत एक विभाज्य राज्यों का क्या है, अविभाज्य संघ है। यानी कि इसके अंदर जो सारे के सारे राज्य है, अलग अलग राज्य है, सारे एक दूसरे से विभाजित है, उनकी सीमा अलग है, लेकिन वो है किसका हिस्सा, पूरे इस भारत देश का हिस्सा है, इनसे अलग नहीं हो सकता। तो भारत क्या है, किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत की जो भारत के साथ इनका सब क्या है, सभी का समझौता हुआ है, सभी समझौते के साथ एक साथ नहीं हुए। ऐसा नहीं है पंजाब राजस्थान है इनके बीच में कोई संधि हुई है, ऐसा नहीं है। ये सभी क्या है, तो भारतीय संविधान के अंडर में है। कैसे है, तो इसका जो कोई भी इनके बीच समझौता नहीं हुआ। जैसे आज हम यूएसए को देखते हैं, यूएसए को देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को देखते हैं, तो उसके जितने भी प्रांत है वो उन सब से अलग हो सकते हैं, उनके बीच में समझौता है, वो समझौते के तहत एक साथ जुड़े हुए हैं, वो जो सारे प्रांत अलग हो सकते हैं, उन सभी का नागरिकता अलग है। भारत की नागरिकता एक है, एकल नागरिकता वाला देश कौन है, भारत है। तो भारत में नागरिकता भी एक है, इसमें देखो अलग प्रांत की अलग नागरिकता है और पूरे यूएसए की अलग नागरिकता है। ऐसे हमारे भारत में नहीं है कि राजस्थान वालों के लिए राजस्थान की अलग नागरिकता होगी और भारत की अलग नागरिकता हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही नागरिकता है, किसकी नागरिकता है, तो भारत की नागरिकता है। तो इसी प्रकार से एक ना एक यानी कि किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। तो भारत की कोई भी इकाई भारत से अलग नहीं हो सकती, भारत से किसी भी भाग को काट कर अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि जैसे ये भाग अलग करके पाकिस्तान में जोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। तो भारत के हिस्से नहीं हो सकते। भारत एक अनस्वर संघ है, भारत को अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसा नहीं है कि भारत के दो देश बना दिए, एक उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत, इस प्रकार से देश नहीं बनाए जा सकते, ना ही किसी दूसरे देश के साथ भारत के किसी भाग को मिलाया जा सकता। तो इस प्रकार से हमने देखा अनुच्छेद पहले के बारे में, पहला ही अनुच्छेद आर्टिकल 1 भारत का राज्य क्षेत्र जिसके अंदर वर्णित है उसके बारे में हमने देखा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख लिया होगा। अब देखते हैं अनुच्छेद इसके अंदर और क्या क्या बातें हुई है, अनुच्छेद 1 के बारे में और कौन कहाँ कहाँ से सवाल आ सकते हैं वो भी हम देखते हैं। संविधान सभा में एक सदस्य थे महमूद अली बेग। क्या नाम था जी, महबूब अली बेग, महबूब अली बेग। तो जो महबूब अली बेग थे, उन्होंने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा था कि अनुच्छेद 1 के अंदर यूनियन शब्द की जगह फेडरेशन शब्द लिख दिया जाए। इन्होंने प्रस्ताव दिया था, क्या दिया था प्रस्ताव, क्या प्रस्ताव दिया था कि अनुच्छेद 1 में यूनियन शब्द की जगह फेडरेशन शब्द जोड़ दिया जाए। जिसमें लिखा है ना, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसमें इन्होंने कहा कि यूनियन की जगह क्या लिख दिया जाए, तो फेडरेशन लिख दिया जाए। इसके लिए ये एक बिल भी लेकर के आए थे, यानी इन्होंने एक प्रस्ताव लेकर के आए थे, बिल भी लेकर तो ये बिल भी लेकर के आए थे। इन्होंने कहा था कि इस यूनियन की जगह क्या लिख दिया जाए, फेडरेशन, लेकिन ये बातें नहीं मानी गई, ये बातें नहीं मानी गई। उसके बाद एचवी कामत, कौन थे, एचवी कामत, एचवी कामत ने भी संविधान सभा में यह प्रस्ताव रखा कि अनुच्छेद 1 में राज्य की जगह प्रदेश शब्द जोड़ दिया जाए। जैसे लिखा है ना भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र, तो इसके अंदर इन्होंने कहा कि भारत के राज्य, इस राज्य की जगह क्या लिख दिया जाए, प्रदेश लिख दिया जाए। तो एचवी कामत ने प्रस्ताव रखा, क्या रखा
कि अनुच्छेद 1 में राज्य की जगह प्रदेश शब्द लिखा जाए, प्रदेश शब्द जोड़ा जाए। लेकिन ये भी बातें मानी नहीं गई, ये बातें भी नहीं मानी गई। उसके बाद में अनुच्छेद पहले के अंदर ही क्या किया गया है, तो भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। तो इसके अंदर क्या किया गया, भारत के राज्य क्षेत्र को भी परिभाषित किया गया, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये बातें थी संविधान सभा में अनुच्छेद 1 को लेकर के क्या क्या बातें हुई, ये भी सारी की सारी हमने देख ली। अब देख लेते हैं और क्या लिखा गया है अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि इसमें भारत का राज्य क्षेत्र परिभाषित किया गया है, इसमें बताया गया है कि भारत का राज्य क्षेत्र कौन सा होगा। तो क्या लिखा गया है इसमें राज्य क्षेत्र को लेकर कि राज्य क्षेत्र कौन होगा, तो इसमें कौन हो गए, राज्य होंगे, सभी के सभी इसमें राज्य आएंगे। और इसके अंदर क्या आएगा, केंद्र शासित प्रदेश भी आएंगे, यूनियन टेरिटरीज इसके अंदर शामिल होगी। और क्या आएगा, तो अर्जित प्रदेश भी आ जाएंगे, अर्जित प्रदेश का मतलब किसी युद्ध के माध्यम से या किसी संधि के माध्यम से किसी दूसरे देश का कोई हिस्सा यदि जो भारत के अंदर मिलाया जाता है, वो भी भारत का क्या होगा, राज्य क्षेत्र होगा। तो इस प्रकार से भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर बात हुई। तो ये हमने देखा भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद। तो अब हम देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 2, जिसके अंदर क्या बातें लिखी गई। तो ये आपने लिख लिया होगा। अब शुरू करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2। भाग 1 में अनुच्छेद 2, भारतीय संविधान भाग 1 और अनुच्छेद 2, इसमें लिखा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में बाहरी प्रदेश को शामिल किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में बाहरी प्रदेश को शामिल करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत से बाहर के किसी प्रदेश को, भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर के किसी प्रदेश को भारत में मिलाने के लिए कौन से अनुच्छेद के अंदर प्रक्रिया दी गई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन से अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 2 भाग 1 अनुच्छेद 2 के अंदर बाहरी प्रदेश को भारतीय राज्य क्षेत्र में मिलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो ये भी आप अच्छी तरह से देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। RS प्री के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और मेन के एग्जाम में तो आपके ये जो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो इसको भी अच्छी तरह से देख लो। अब देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। अब अनुच्छेद 3 के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 3 भाग 1 अनुच्छेद 3 के बारे में देखते हैं। इसमें लिखा है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया। क्या लिखी गई है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया भारत के जो राज्य क्षेत्र है उसके अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं, मतलब इसमें परिवर्तन क्या करेंगे, नए राज्य का गठन, यदि नए राज्य का गठन करने हैं तो उसकी प्रक्रिया किस में दी गई है, अनुच्छेद 3 में दी गई है। यदि राज्य का नाम परिवर्तन करना है, राज्य का नाम परिवर्तन करना है तो उसकी प्रक्रिया कहाँ पे दी गई है, अनुच्छेद 3 में दी गई है। यदि सीमा में परिवर्तन करना है, यदि सीमा में राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो उसकी भी
प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 के अंदर है। यदि राज्य की ये देखो, नए राज्य का गठन करना है, राज्य का नाम परिवर्तन करना है, जैसे हमने देखा उड़ीसा का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो ओडिशा कर दिया गया। तो इस प्रकार से इनकी जो सीमा में परिवर्तन है, हम एमपी से किसको अलग कर दिया गया? तो छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना दिया गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश से किसको अलग कर दिया गया? तेलंगाना को अलग कर दिया गया। तो ये एक नया राज्य बना दिया गया या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नए राज्य का गठन, राज्य का नाम परिवर्तन करना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है। तो ये सारा का सारा इसकी जो प्रक्रिया का उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के भाग पहले के अनुच्छेद कौन से? तो तीसरे के अंदर आर्टिकल 3 के अंदर ये बातें लिखी गई हैं। तो ये भी आप देख सकते हो। अब देखो ये प्रक्रिया ये जो सारे परिवर्तन है करेगा कौन? तो ये सारे परिवर्तन करेगा कौन? तो ये करेगी संसद। कैसे करेगी? संसद करेगी। कौन करेगी? तो संसद करेगी। अब देखो संसद तो करेगी, लेकिन इसके जो अब इनमें परिवर्तन करना है तो क्या करेगी? संसद है जो जिस राज्य में परिवर्तन करना है, तो इसको अलग स्लाइड में देखते हैं। एक यहाँ से इसको साफ कर लेते हैं। यदि आपने लिख लिया तो अच्छा, नहीं लिखा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम देखते हैं इनमें परिवर्तन कैसे होता है। तो अनुच्छेद 3 के तहत जब राज्य क्षेत्र के अंदर यदि परिवर्तन करेंगे तो क्या करेंगे? तो करेगा कौन? संसद। कौन करेगी? संसद करेगी। कैसे करेगी? तो देखो संसद राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति यानी कि क्या करेगा? उस राज्य से जिस राज्य में परिवर्तन करना है वहां की विधानसभा यदि है तो विधानसभा, और विधानसभा के साथ यदि वहां पे विधान परिषद भी है तो उन दोनों से क्या करेगी? राय लेगी। क्या लेगी? राय। तो राय देगा कौन? राज्य की विधानमंडल राय देगी किसको? संसद को। किसको देगी? संसद को राय। अब इस राय को मानना या ना मानना जरूरी नहीं है। ये बात नहीं है कि इसकी राय को मानना ही पड़ेगा। ये माने या ना माने वो किस पर निर्भर करता है? संसद पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं है कि इन बातों को माने, इनकी राय को माने या न माने वो बातें, वो सब किस पर निर्भर करता है? संसद पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से उनके अंदर परिवर्तन किया जा सकता है। बस एक बार इनसे पूछा जाए, इनको बता दिया जाएगा, इसका मतलब इतना ही है, इनको इतला कर दिया जाएगा ठीक आपके राज्य में परिवर्तन होने वाला है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं किसके बारे में? तो अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया का उल्लेख, संसद परिवर्तन करती है, राष्ट्रपति क्या करेगा? तो राष्ट्रपति के माध्यम से उस राज्य से जिस राज्य की में परिवर्तन करना है, उसके नाम में या सीमा में परिवर्तन करना है, उस राज्य की विधानमंडल से क्या लेगी? तो राय लेगी। और इस राय को मानना या ना मानना जरूरी नहीं है। तो ये बातें लिखी गई है अनुच्छेद 3 के अंदर। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 4 के बारे में। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं अनुच्छेद 4 के बारे में। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में लिखा गया है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में जो भी परिवर्तन किए जाएंगे, कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में जो भी परिवर्तन किए जाएंगे तो अनुच्छेद 2 में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? कि भारतीय राज्य क्षेत्र में बाहरी प्रदेश को मिलाना, और 3 के अंदर भारत के जो राज्य क्षेत्र के भीतर में परिवर्तन करना हो, राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, नए राज्य का गठन करना हो, तो उन वो सारे परिवर्तन जो किए जाएंगे उन पर 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। क्या नहीं होगी? उन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। तो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, मतलब क्या होगा? ये सारे परिवर्तन ये
अर्थात ये सारे परिवर्तन सामान्य बहुमत से होंगे, सामान्य बहुमत से होंगे। तो ये सारे परिवर्तन कैसे होंगे? सामान्य बहुमत से। ये सामान्य बहुमत क्या है? अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया क्या है? इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा संविधान संशोधन, संविधान संशोधन पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें संविधान संशोधन और अनुच्छेद 368 को देखना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा कि अनुच्छेद 368 में कौन सी प्रक्रिया का उल्लेख है और ये सामान्य बहुमत क्या होता है। तो इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार इतना देखो कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में जो परिवर्तन किए जाएंगे उन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। तो कैसे होंगे? ये सारे परिवर्तन सामान्य बहुमत से होंगे। तो इस प्रकार की बातें हैं किसमें लिखी गई है? अनुच्छेद 4 में लिखी गई हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा भारतीय संविधान का भाग पहला, जिसमें क्या उल्लेखित है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र उल्लेखित है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं संविधान संशोधन के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी। और यदि आप तो इसके बाद हम क्या करेंगे? संविधान संशोधन को ही पढ़ेंगे। भाग 1 देख लिया, अब हम देखेंगे संविधान संशोधन को। तो अगली क्लास में हम संविधान संशोधन के बारे में पढ़ने वाले हैं और संविधान संशोधन पढ़ने के बाद फिर हम प्रारंभ करेंगे भाग 2, भारतीय संविधान का भाग 2। संविधान संशोधन पढ़ने के बाद हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किस प्रकार से किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। तो अगली क्लास में हम देखेंगे संविधान संशोधन क्या होता है, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया क्या है, अनुच्छेद 368 में क्या क्या उल्लेखित है और ये सामान्य बहुमत क्या है और किस प्रकार के बहुमत होते हैं, उन सभी के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगली क्लास में हम शुरू करने वाले हैं संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया को। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 2, नागरिकता के बारे में क्या क्या बातें लिखी गई है वो सारा उसके बाद देखने वाले हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। भारतीय संविधान में किस प्रकार संविधान संशोधन होता है, तो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का उल्लेख करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने साथियों तक इस क्लास को शेयर कर देना। यदि आपने हमारे चैनल द्रोणा पीसीएस के लिए वो चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।